तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए रहने वाला है साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका कल को एग्जाम होने वाला है मंडे को। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आज हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मतलब जो डिस्टेंस u और v जो है आपका क्या दे दिया है, u जो है इक्वल टू है v के, वो कितना है आपका 40 सेंटीमीटर। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब जो वस्तु है वो आपका कहाँ पर है, वक्रता केंद्र। मतलब तो आपको आपका जो वस्तु है आपका कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र पे। ठीक है, वक्रता केंद्र पर अगर स्थित है वो वस्तु, तो C को हम लोग क्या लिखते हैं, R। तो इसका मतलब हमें R पता है, वक्रता केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उस वक्रता केंद्र से जो हमारे पोल तक की जो दूरी होती है वो कितना होती है, आपका मुख्य अक्ष तक का जो ये होता है। ठीक है, ये अगर मान लीजिए आपका दर्पण है, तो ये आपका अगर यहाँ पर है आपका वक्रता केंद्र, यहाँ पर फोकस है, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है हम लोग उसको R से डिनोट करते हैं, इसको F करते हैं फोकस को। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपका दे दिए 40, आपको निकालने बोल रहा है F। तो F बराबर होता है R/2। तो R कितना है आपका 40, तो 40 को 2 से जब डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिख रहा है 20 सेंटीमीटर। अब चाहे तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस लेंस की प्रकार जो प्रकृति होती है वह अभिसारी होती है। तो पहले आपको लेंस और दर्पण को प्रकृति को आपको जानना पड़ेगा। तो लेंस का जो है, तो आपका पास दो तरह का लेंस होता है, एक तो होता है आपका उत्तल लेंस और एक होता है आपका अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है उसका जो प्रकृति होती है वो अभिसारी होती है, जबकि अवतल लेंस का क्या होता है, अपसारी होती है। ठीक है, तो इसका जो उत्तल लेंस जो होगा उसका जो होता है, उस लेंस का जो प्रकृति होता है वो अभिसारी होता है। तो उत्तल लेंस का होगा अभिसारी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर अवतल लेंस रहता तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रकृति क्या हो जाता है आपका, अपसारी। ठीक है, तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और इसके जस्ट उल्टा होगा दर्पण के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.24 होता है, सॉरी हाँ 2.42 होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आँख का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो आँख का जो हमारा रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो परितारिका पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर, आइरिस। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, आंख में जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। अगर जरा दृष्टि दोष हो जाता है आंख में, तो उसको हम लोग द्विफोक्सी लेंस द्वारा ठीक करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चाहे तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किस घटना का, हाँ जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बोल रहा है एम्पियर जो ए है किसका मात्रक है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। और आवेश जो होता है उसका क्या होता है मात्रा, आपका कूलाम। ठीक है, चार्ज का कूलाम। अभिवांतर का होगा वोल्ट। तो सारे का आपको मात्रक याद रखना है। इसका हो जाएगा वोल्ट, इसका ओम, इसका आवेश का कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
क्या बोल रहा है, यदि समांतर क्रम में संयोजित तो इतना और इतना प्रतिरोध है, ठीक है। एक R1 दे दिया है, इतना R1 है आपका 2 ओम, और R2 कितना दिया है आपका X ओम, ठीक है। X ही निकालना है। प्रतिरोध के क्या बोलते हैं, प्रतिरोध के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना, 1 ओम। तो R इक्विवेलेंट जो दे दिया आपका, कितना दे दिया, 1 ओम, ठीक है। तो आपको X का मान निकालने बोल रहे। तो ये सब जो है वो किस में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित है। तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो इक्वल टू होगा 1/R1/1/R2। अगर आप इसको सॉल्व करते जाते हैं तो R1 R2 का अगर आप वैल्यू बैठाएंगे, इधर उधर करेंगे, तो R इक्विवेलेंट का 1 ओम है, R1 का कितना है 2, प्लस R2 के जगह X रख दिए। तो ये जो इक्वेशन मेरा कैसा बना, देखिए 1/1 इक्वल टू हो गया 1/2 प्लस 1/X, यही था। अब इसको इधर लाएंगे तो ये इधर प्लस में है तो उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर से इधर गया तो इसका, इसमें कुछ नहीं है, प्लस है, तो इधर जैसे ही इधर से इधर गया माइनस हो गया 1/X। इसको सॉल्व करते हैं तो 2, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 माइनस 1/2। इसको अगर घटाएंगे तो 1/2 बराबर हो जाएगा 1/X। तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, X का वैल्यू 2। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही था, ठीक है, अच्छा से प्रिंट नहीं हुआ है इसलिए। अब क्या बोल रहा है, ये तीनों जो ये जो के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या है, बढ़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकालना बोल रहा है। जबकि ये तीनों किस में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब R1 R2 प्लस R3। अब तीनों को खाली जोड़ देना है, 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 10 ओम टोटल ओम। इसको अगर जोड़ देते 20 ओम। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रही, गर्म करने पर जो दड़ चुंबक जो होती है, ठीक है, दंड चुंबक जो होता है, बार मैग्नेट का चुंबक जो चुंबकत्व होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, समीकरण दे दिया है, CaO प्लस H2O मिल रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अगर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है, निम्न किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन अगर हो गया, ठीक है, न्यूट्रल अगर ये रहा सॉल्यूशन तो उसका पीएच कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोले, जब कली जो चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उससे ऊष्मा निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, संक्षारण, विकृत गंधिता, या फिर जस्तीकरण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, जस्तीकरण, ठीक है। और विकृत गंधिता तो पता ही होगा क्या होगा, जो आपका तेल, ये जो खाद्य सामग्री होती है उस पर ऑक्सीजन जब उससे रिएक्ट करता है तो वो अलग एक सैंड बना देता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। तेलीय खाद्य पदार्थों में हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, जस्ता धातुएं संक्षारक के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, तो वो H2O गैस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है। इसका आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन उपधातु है, तो सोडियम है, कॉपर है, या फिर ये कार्बन है, या एंटीनियम है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है, मीथेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं, तो मीथेन में जो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो कितने सहसंयोजी बंध होते हैं, तो इसके 4 सहसंयोजी बंध होते हैं, किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
एल्केन, एल्कीन और अल्काइन का सूत्र भी आपको याद करना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है एल्केन का सूत्र, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन पूछता है तो CnH2n, अल्काइन पूछता है तो CnH2n-2, ये तीनों हो जाता। ये तीनों ही फॉर्मूला है, तो आप याद कर लीजिए। एल्केन अगर ANE रहा लास्ट में तो ये लगाना है, अगर ENE रहा तो ये लगाना है, YNE रहा तो ये लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। OH जो प्रकार्यात्मक समूह है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो OH है वो किसके लिए यूज होता है, तो अल्कोहल के लिए। कीटोन के लिए CO यूज होता है, और एल्डिहाइड के लिए CHO, इसके लिए CO और इसके लिए OH, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसे क्या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, जो स्वपोषी पोषण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे पेड़ पौधा, कुटपाद पाया जाता है, तो कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में, ना ही यूग्लिना में, ना ही पैरामेसियम में, ना ही मेढक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या हो रहा है, निम्न में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो जो आपका अग्नाशय है वो कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं है। फल पकाना, जो पकाने वाला हार्मोन है उसको क्या कहते हैं, इथिलीन कहते हैं, ठीक है। फल को कौन पकाता है, तो इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इथिलीन जो है पादप हार्मोन है, ये तो बोल चुके हैं, फल को पकाने वाला। ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, और साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है, लेकिन जो आपका ऑक्सीटोसिन है ये पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो कि हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसके द्वारा सिक्रीट होता है, ठीक है। इसको स्टिमुलेट करता है कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। किसको किसको, ADH को, जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है निम्न में से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है, इंडोक्राइन ग्लैंड इनमें से कौन सा है पूछ रहे। लार ग्रंथि जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड भी नहीं है, यकृत भी नहीं है, तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, किण्वन जो क्रिया होती है कहाँ होती है, तो किण्वन की क्रिया ईस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भ्रूण पोष होता है वो कैसा होता है, जो इंडोस्पर्म जो होता है वो त्रिगुणित होता है, ठीक है, 3n ट्रिप्लॉइड होता है। तो बोल रहा है गुणसूत्र पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है गुणसूत्र, न्यूक्लियस में, केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर क्या बोल रहा है निम्न में से कौन उत्पादक है, तो इनमें से उत्पादक कौन है, तो क्या हो जाएगा, घास, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव 30 रहा। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि खंड बी में है, ठीक है। तो पहला 31 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना है, जब वस्तु को कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है, सी पर, ठीक है। तो उसका एक आपको क्या बनाना है, इमेज फॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण बोला है, तो एक अवतल दर्पण एग्जैक्ट ना भी हो, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि अब फिर से आंसर टाइप करें उसके बाद कुछ करें। ये आपका हो गया पोल, यहाँ पर हो गया फोकस। ये दूरी जितना होगा यहाँ से यहाँ का दूरी भी उतना ही होना चाहिए। तो सी पर रख रहे हैं अगर हम वस्तु को, ठीक है, ए भी मेरा कोई वस्तु है, तो इसका हमको कहाँ पर इमेज बनेगा ये फॉर्म कर बताना है। तो ये जाके मिरर से टकराएगा, एक बार फोकस से पार होगा, फिर ये फोकस से पार होते हुए यहाँ पर आके मिलेगा कहीं, तो ये जो होगा, तो जो सी पर जो इमेज बनता है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु रहती है तो उसका जो इमेज का हाइट, मतलब जो उसमें बिंब की जो ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है और उल्टा होती है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होती है उसकी प्रकृति। तो इनका जो ए बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, बी ए का, जो बिंब की ऊंचाई थी वही प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और कहाँ पर बन रहा है इमेज, सी पर ही बन रहा है, ठीक है। तो ये सारे उसकी प्रकृति है, आप लिख सकते हैं, जैसे कि उसकी प्रकृति क्या है,
ये एक प्रतिबिंब का अगर प्रकृति पूछे तो कैसा हो गया, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक है और उल्टा है। दूसरा क्या है, वस्तु के बराबर है, अगर प्रतिबिंब की प्रकृति पूछता है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, वस्तु की बराबर ऊंचाई अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर। ठीक है, लिख लीजिएगा। प्रकृति कैसा है इसका, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक है लेकिन उल्टा बन रहा है। ठीक है, और उसका जो साइज जो है इसके बराबर हो गया। तो ये सारा इसकी प्रकृति हो गई। ठीक है, और सी पर ही बन रहा है, प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो सी पर ही बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो स्वच्छ आकाश का रंग जो नीला होता है वो प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखिएगा, वीडियो को 2-3 बार आप सुनिएगा, फिर खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास आंसर टाइप करने का उतना टाइम नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा उसका बता दे रहे हैं, लेकिन आपको किस तरह से लिखना है ये ज़रूर बता रहे हैं। ठीक है, क्या लिखना है, देखिए, प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला होता है। क्या बोल रहे, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रकाश का परिकिरण होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। और क्या बोले, जो नीले रंग होता है जिसका कम तरंगदैर्घ्य होता है का परिकिरण सबसे कम, जो लाल ये हो गया रंग हो गया, उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण उसका परिकिरण कम होता है। जबकि नीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कम होता है, तो उसका परिकिरण ज्यादा होता है। ठीक है, वही बोला, रंग के परिकिरण के में नीले रंग का अधिकता होती है, इसीलिए प्रकाश का रंग नीला होता है। तो लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका परिकिरण कम होता है। ठीक है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है इसीलिए उसका परिकिरण कम है, और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है, इसीलिए उसका परिकिरण अधिक है। और नीले रंग के परिकिरण अधिक है इसीलिए उसका आकाश का रंग कैसा दिखता है, नीला नर प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, लिख लीजिए, 2-3 बार सुन लीजिए और वही डिफिनेशन लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, किसी विद्युत जो परिपथ में जो बोल रहा है अतिभारण कब होता है। ठीक है, अतिभारण कब होता है, ओवरलोडिंग कब होता है कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इस सब का आंसर अगर बोलने जाए तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। प्लीज़ क्वेश्चन दिखा दे रहा है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अतिभारण क्या होता है, अतिचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक क्या है, ये सब प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो जो बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदलता है। ये भी आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में किस तरह से हो रहा है। ठीक है, प्लीज़ इसको आप लोग कीजिएगा खुद से। नेक्स्ट बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग, जिसमें से आपको सारा क्वेश्चन तो बनाना नहीं होता है। ठीक है, जो आपको सकिएगा वही में से चुन के बनाना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या 2 काम पूछ रहा है, तो आप कुछ भी खिलौने बनाने में किया जाता है, फिर हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, तो इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या बोल रहा है कि देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, वाई द एल्युमिनियम ऑक्साइड कॉल्ड द एम्फोटोरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो प्लीज ये सब का आंसर आप लोग खोज लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं ऑक्सिन हार्मोन के कोई 2 कार्य बताए, तो हम लोग किस में आ गए, अब ऑक्सिन हार्मोन का पूछ रहा है, मतलब हम लोग बायो में अब इंटर कर चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको आसान लगे उसमें से आपको करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को सॉल्यूशन बताने चले। आप लोग का कल एग्ज़ाम है, तो मैं आशा करती हूँ आप लोग जो है हो गया होगा। ठीक है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, खाली आपको ये सब क्वेश्चन देख लेना है लास्ट में। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रही है, हमारी गतिविधियाँ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है, हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ इफेक्ट द इन्वायरमेंट। तो ये सब क्वेश्चन भी देख लेना है आप लोग को, एकदम नहीं छोड़ना है। ये सब क्वेश्चन बार बार आने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम सेक्शन सी पर आ गए। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या लिखना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है, जो कि 3 मार्क्स मिलेगा आपको। क्या बोले, 10 सेंटीमीटर लंबा का कोई बिंब है जिसका वक्रता त्रिज्या दे दिया है और किसी अवतल दर्पण के सामने इतना दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रकृति बताना है, साइज, और ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि एक ऐसे ही हम इमेज
ड्रॉ करके बता चुके किस तरह से लिखना है। प्रतिबिंब के ई में क्या क्या लिखना है। एक तो प्रतिबिंब की स्थिति कि वो कैसा होगा, मतलब वास्तविक और उल्टा होगा, या फिर क्या होता है, एक होता है वास्तविक और उल्टा, और या तो होगा जो आपका क्या बोलते हैं आभासी और सीधा। उसका उसकी प्रकृति हो गई, स्थिति की कहाँ पर बन रहा है, और उसका साइज किस तरह से, ये 3 चीज़ें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए आप देख सकते हैं इसको भी इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर बोल रहा है अगर अंतर स्पष्ट में आएगा तो वोल्ट मीटर और एमीटर में आपको अंतर स्पष्ट करने को दे सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको ये जो रासायनिक समीकरण दिया है इसको संतुलित करने के लिए दिया है, आपको मिल जाएगा सारा मार्क्स। तो इसको आगे 3 लिखा दिए तो 3F ही हो गया, तो ये 3F ही था क्योंकि, तो इसीलिए इधर 3 दे दिए। अब हाइड्रोजन इधर कितना था 2, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ आगे 4 बिठाएंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन तो हुआ, लेकिन हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 4 बिठाना होगा इसके आगे। इस तरह से इसको संतुलित कर सकते हैं। यहाँ 2 है तो इसके आगे 2 बिठाना है, ऑक्सीजन इधर 1 है तो यहाँ 1, तो इधर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन फिर से नाइट्रोजन यहाँ पर खराब हो गया तो 4 बिठाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर है MnCl2, Cl2 के आगे 2 बिठाना है। क्लोरीन तो कितना हो गया 4 है ना, क्लोरीन यहाँ 2 यहाँ 2, तो 4 और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया 4 करने के लिए ये, और ऑक्सीजन मेरा 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, सारा बैलेंस है। 4 HCl हो जाएगा MnO2, तो देखिएगा इधर Mn1 है, इधर भी 1 है, यहाँ O2 कितना है 2 है, इधर भी O2 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, और क्लोरीन 4 है, क्लोरीन 4 है, बैलेंस है इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, अम्ल क्या है, सभी अम्लों में क्या सामान्यता है और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल क्या है लिखना है। ठीक है, इसका क्या होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है, इसका डिफिनेशन लिखना है। तो इस तरह से अम्ल के बारे में लिखेंगे, इसका pH 7 से कम होता है। और इस इमली में कौन सा, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको ये सब भी याद करना है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। इस तरह से सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक। ठीक है, मिथेनोइक अम्ल किसके, चींटी और इसके डंक, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। ये सब चीज़ें याद कर लेना है जितना जल्दी बोल रहे हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सच में बता रहे हैं। अगर नहीं देख के जाते तो बहुत पछताइएगा। बोल रहा है मनुष्य में बोनापन का क्या कारण है समझाइए। तो इसमें आपको बताना है डॉर्फिनिज्म क्यों होता है ह्यूमन बींग्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो द्विखंडन बहुखंडन में किस प्रकार, द्विखंडन जो है बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। हाउ डज बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन। तो द्विखंडन विभाजन किस में होता है, तो बाइनरी जो फ्यूजन होता है वो अमीबा में देखने को मिलता है। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन किस में देखने को मिलता है बताइए कमेंट में। रजोस्राव चक्र क्या है, और गर्भावस्था में रजोस्राव जो होता है, रजोस्राव क्यों नहीं होता है। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वपोषी जो पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, और इसमें विभिन्न पोषी स्तर को समझाना है। पोषी स्तर का डिफिनेशन पहले लिखना है, और इसमें फिर जैसे कि वो वाला स्तर, जैसे कि घास को टिड्डा खाया। ठीक है, टिड्डा को खाया मेंढक, और मेंढक को कौन खा लिया, मेंढक को कौन खा लिया सांप, और सांप को कौन खाया चील। तो इस तरह से ये एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण हो गया। ठीक है, जैसे कि घास को खाया खरगोश, खरगोश को कौन खा लिया, खरगोश को कौन खा लेगा, कोई उससे बड़ा जानवर, फिर उसको कौन खा लेगा, शेर खा लेगा। इस तरह से ठीक है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं पोषी स्तर और उसका डिफिनेशन। बस अब हम लोग आ गए आपके लास्ट स्टेज जो कि सेक्शन डी में, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको जो होगा टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। अधिकतम जो है आपका कितना 250 शब्द में देना है, और 5 मार्क्स का रहने वाला है ईच क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स मिलेगा। क्या बोल रहा है, पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं। पार्श्वक्रम में संयोजित जो R1 R2 R3 प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसे चित्र द्वारा दर्शाइए एवं इसके गुण को लिखना है। कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसको करना है, इसको चित्र के डायग्राम के द्वारा भी आपको दिखाना है। ऐसे चुंबक बनाना है, नॉर्थ साउथ लिखने का
बाद किस तरह से ऐसे ऐसे करके जाता है चुंबक क्षेत्र रेखा, ठीक है, इस तरह से बनाना है और इसका गुण को लिखना है कि ये बाहर से दक्षिणी ध्रुव से, अंदर से ये बाहर से अगर देखने जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है किधर से जाता है, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर चुंबक के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ जाता है। ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इस तरह से इसका आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना है, इसके गुण को। अब क्या बार धातु एवं अधातुओं के भौतिक एवं 2 भौतिक गुण और 3 रासायनिक गुणों में अंतर लिखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कर लीजिएगा। ये सब बार बार रिपीट होता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। समव्यवता किसे कहते हैं, ठीक है। जो पेंटेन की समव्यवता के नाम एवं संरचना सूत्र लिखे। व्हाट इज द आइसोमेरिज्म, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। नेक्स्ट, अब अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन प्लीज एग्जाम में देखते ही जाना है, वरना बहुत पछताइएगा, ठीक है, आके फिर, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा आज पढ़ लीजिए कि अफसोस ना हो पाए, ठीक है, कि ये सब पढ़े नहीं इसलिए। तो ये सब प्लीज पढ़ लीजिएगा, जो जो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोले वो सबको तो एकदम पढ़ना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आनुवांशिक से, ठीक है, हेरिडिटी। आनुवांशिकता क्या है, व्हाट इज हेरिडिटी। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसी में क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स को, और कल आप लोग एग्जाम में तबाही मचा दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।